जय सिया राम साथियों, हनुमान जी आईएएस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग कुछ बेसिक जानकारी को ग्रहण करेंगे। हम लोग जानते हैं साथियों, पिछली क्लासों में मैंने बताया हुआ है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोगों को जाननी चाहिए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित और कुछ और सारे सिद्धांत क्या हैं, सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित और सारे सिद्धांत क्या हैं। तो कुछ प्राचीन काल में कुछ विद्वानों ने अपने अपने विचारों को दिया, कुछ मध्यकाल में विद्वानों ने अपने अपने विचारों को दिया, कुछ आधुनिक काल में विद्वानों ने अपने अपने विचारों को दिया। सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित। उन्हीं में साथियों एक विद्वान थे जिनका नाम था एनेक्सागोरस। क्या नाम था इनका? एनेक्सागोरस। एनेक्सागोरस। इन्होंने साथियों बताया कि पृथ्वी पर जब चांद का छाया पड़ता है तब चंद्र ग्रहण होता है। क्या कह रहे हैं? मान लीजिए ये सूर्य है, ये सूर्य है और ये चांद है और ये पृथ्वी है। ये चांद है, ये पृथ्वी है। ठीक। अब ये कह रहे हैं कि जब चांद का छाया पृथ्वी पे पड़ता है तो चंद्र ग्रहण होता है। क्या ये स्थिति चंद्र ग्रहण की है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि चंद्र ग्रहण तो तब होता जब पृथ्वी से चांद दिखाई न देता। यहाँ तो आप पृथ्वी पे यदि यहाँ बैठे हुए हैं और चांद यहाँ है तो चांद तो सीधा दिखाई देगा ना भैया। चांद क्यों नहीं दिखाई देगा? चांद सीधा दिखाई दे रहा है। दिखाई कौन नहीं दे रहा है? तो सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि चांद बीच में आ गया है, सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है। ये लेकिन कह रहे हैं कि जो चांद का छाया पृथ्वी पे पड़ रहा है, क्योंकि सूर्य इधर है तो सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ रहा है, तो चांद का छाया पृथ्वी पे तो पड़ेगा ही, इसका छाया इस पर पड़ेगा। तो बात तो सही कर रहे हैं कि चांद की छाया पृथ्वी पे पड़ रही है। लेकिन ये कह रहे हैं यह स्थिति चंद्र ग्रहण की है, जबकि यह स्थिति साथियों चंद्र ग्रहण की नहीं बल्कि सूर्य ग्रहण की होती है। सूर्य ग्रहण की होती है, सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। तो इस आदमी ने अनुमान तो सही लगाया, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक इससे हो गया और सूर्य ग्रहण की जगह इसने चंद्र ग्रहण को बता दिया, जबकि यह चंद्र ग्रहण की स्थिति नहीं थी, यह सूर्य ग्रहण की स्थिति थी। क्योंकि पृथ्वी पर से अब यहाँ आपको सूर्य नहीं दिखाई देगा, क्योंकि चांद बीच में आ गया है। ये कहा किसने? एनेक्सागोरस ने कहा। इन्हीं के बाद एक विद्वान आते हैं साथियों जिनका नाम है अरस्तु। बड़े फेमस विद्वान अरस्तु, जो कि सुकरात के शिष्य, प्लेटो के शिष्य और सिकंदर के गुरु थे। ये चार क्रम आप लोग जरूर दिमाग में बैठाए रहिएगा कि सुकरात के शिष्य प्लेटो के शिष्य अरस्तु और अरस्तु के शिष्य सिकंदर महान, जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया था। तो ये वही अरस्तु हैं जो सिकंदर महान के गुरु थे। ये कह रहे हैं कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। क्या है? केंद्र में पृथ्वी है। ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है? पृथ्वी है। और इसे ही जियोसेंट्रिक धारणा भी कहा जाता है। ये कह रहे हैं कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। अब इसमें कौन सा बवाल है? बवाल ये है साथियों कि आज आपको पता होगा कि ब्रह्मांड के केंद्र में, आज तो बहुत सारी चीजें गलत सिद्ध हो चुकी हैं। आप तो यह भी क्लियर नहीं है कि ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है। लेकिन उस समय इस व्यक्ति ने बताया, अरस्तु ने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। तो काफी दिनों तक यह धारणा मानी गई। लेकिन इनके बाद एक विद्वान आते हैं जिनका नाम है अरिस्टार्कस। क्या नाम है? ये तो अरस्तु वाले ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है बताया इन्होंने। अरिस्टार्कस ये साथियों विद्वान लगभग आज से 2300 वर्ष पहले हुआ था
यह विद्वान बड़ा ही महत्वपूर्ण विद्वान है। इसका नाम ज़्यादातर नहीं आता, लेकिन यह विद्वान बड़ा फेमस विद्वान है। इसने कहा कि नहीं भैया, पृथ्वी केंद्र में नहीं है, सूर्य केंद्र में है, जिसे हेलियोसेंट्रिक धारणा कहा जाता है, और पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। यह भी इस व्यक्ति ने आज से 2300 वर्ष पहले बता दिया था। इसने यह भी बताया कि पृथ्वी और पृथ्वी से सूर्य चांद की अपेक्षा कई गुना दूर भी है। तो पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा भी है और चांद की अपेक्षा सूर्य काफी दूर है पृथ्वी से। यह बात भी इसी अरिस्टार्कस ने बताई थी। सोचिए, उस समय न कोई टेलीस्कोप न कोई तकनीक, लेकिन यह व्यक्ति कितनी अच्छी अच्छी बातों को बता रहा है। लेकिन अरस्तु महाशय के प्रभाव के कारण इस व्यक्ति के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि अरस्तु सिकंदर महार के गुरु थे। अब भाई इतने बड़े महारथी के गुरु हैं तो उनकी बातों को कौन काटे। तो इस व्यक्ति के बातों को कोई नहीं, किसी ने नहीं सुना, और इस व्यक्ति का ज्ञान वही व्यक्ति लुप्त हो गया, जो आगे चलकर यहाँ के बाद लगभग 14वीं 15वीं शताब्दी में जब कॉपरनिकस महोदय आएंगे तब सही सही बताएंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में साथियों मैंने बिग बैंग थ्योरी, सतत सृष्टि सिद्धांत, दोलन सिद्धांत, स्फीति सिद्धांतों को पढ़ाया हुआ है इसी चैनल पर, उसको देखिएगा। ब्रह्मांड के बारे में प्राचीन काल में ही एक विद्वान थे थेल्स, उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति पानी से हुई है। इन्हीं के एक शिष्य थे एनेक्जीमेंडर, जिन्होंने विश्व मानचित्र को पहली बार बनाया था। उन्होंने कहा ब्रह्मांड की उत्पत्ति वायु से हुई है। गणित के महान विद्वान पाइथागोरस महोदय ने कहा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति पदार्थों के सहयोग से हुआ है। हेराक्लिटस नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने कहा नहीं भैया, ब्रह्मांड की उत्पत्ति अग्नि से हुई है। ठीक, ये लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बता रहे हैं, जबकि ये लोग जो मैं बता रहा हूं ये सौर मंडल के ग्रहों उपग्रहों के बारे में मोटी मोटा आंकड़ा शुरुआती प्रयास करेंगे बताने का। तो अरिस्टार्कस ने बताया, किसी ने नहीं ध्यान दिया। इसके बाद इरोटोस्थनीज नाम के विद्वान आते हैं। क्या नाम है इनका, यहां मैं लिख दे रहा हूं फिर से, इरोटोस्थनीज। ठीक, ये नक्शा बहुत अलग है। इरोटोस्थनीज ये बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति था। इसने ही साथियों पहली बार पृथ्वी के विषुवत रेखा को नापने का प्रयास किया। मतलब ये पृथ्वी है तो ये वाला जो बीच वाली रेखा है, जो बीचों बीच जाती है पृथ्वी के, जो विषुवत रेखा के नाम से जानी जाती है, इक्वेटर के नाम से जानी जाती है, इसकी लंबाई नापने का पहली बार प्रयास इसी व्यक्ति ने किया था, इरोटोस्थनीज ने। इसने साथियों सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस कोण पर छाया बना रहा है, इस आधार पर पृथ्वी को गोल, इस आधार पर पृथ्वी का आकार निश्चित किया इरोटोस्थनीज ने। इसी व्यक्ति को प्राचीन भूगोल और व्यवस्थित भूगोल का पिता भी कहा जाता है। इसी व्यक्ति ने साथियों पहली बार जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था, इरोटोस्थनीज ने। इसके बाद टालमी महोदय आते हैं और टालमी सीधा सीधा कहते हैं भैया पृथ्वी ही केंद्र में है। लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी के आसपास कहते हैं पृथ्वी ही केंद्र में है और पृथ्वी का सारे ग्रह सूर्य सहित सब चक्कर काट रहे हैं। सीधा सीधा कह के निकल जाते हैं और यही धारणा 12वीं 13वीं 14वीं शताब्दी तक चलती रहती है। वहीं अरस्तु वाली, अरस्तु ने भी कहा था कि पृथ्वी ही केंद्र में है और इस व्यक्ति ने भी कहा कि पृथ्वी ही केंद्र में है। अरस्तु ने किस आधार पे कहा था, तो अरस्तु ने पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर गोल पड़ती है उस आधार को बनाया था अपना आधार,
कि पृथ्वी की जो छाया है वह चंद्रमा पर गोल होती है, इसलिए पृथ्वी गोल है, यहां अरस्तु ने बताया था और जीवसेंट्रिक धारणा दी थी। टालमी महोदय उसी सिद्धांत को आगे बढ़ा रहे, करें भाई पृथ्वी ही सेंटर में है और सूर्य और सारे ग्रह पृथ्वी का चक्कर काट रहे हैं। और 13वीं 14वीं शताब्दी तक यही धारणा चलती रही। उसके बाद साथियों जन्म महान खगोल शास्त्री निकोलस कॉपरनिकस का होता है। क्या नाम है इनका? निकोलस, कहां मैं यहां लिख रहा हूं, निकोलस कॉपरनिकस। यह व्यक्तित्व तो आया भाई, क्रांति मचा दिया इसने कहा नहीं भैया, पृथ्वी नहीं सूर्य केंद्र में है सौरमंडल के, और सूर्य का सारे ग्रह चक्कर काट रहे हैं। इसने पूरी स्थिति बता दी कि भैया ये सूर्य है इस प्रकार ये सूर्य है, ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है, ये बृहस्पति है, ये शनि है, ये अरु है, ये वरुण है, सबका सीरियल वाइज क्रम बता दिया और कहा इसी क्रम में सारे ग्रह लगे हुए हैं और सारे पृथ्वी का चक्कर सूर्य का चक्कर काट रहे हैं वृत्ताकार पथ पे, गोला पथ पर, और साथ ही साथ पृथ्वी अपने अक्ष पर भी काट रही है चक्कर, जिसके कारण दिन रात होता है। क्योंकि किसी ने पूछा होगा कि भाई चक्कर काट रहे हैं, ठीक है, सूर्य का तो चक्कर तो काफी दिनों में काटते होंगे, तुरंत तो काट नहीं लेते होंगे, तो फिर दिन रात 12-12 घंटे का कैसे हो जा रहा है? तो इस व्यक्ति ने बताया भैया ऐसा है कि पृथ्वी भी अपने अक्ष पे चक्कर काट रही है, तब जाके सारी चीजें क्लियर हो गई साथियों। इस व्यक्ति ने एक महत्वपूर्ण चीज बताई कि उपग्रह जो है उनका गुरुत्वाकर्षण उनका गुरुत्व का काम करता है, ग्रहों के लिए तारे गुरुत्वाकर्षण का काम करते हैं, तारों के लिए ब्लैक होल गुरुत्व का काम करता है, और तब जाके हम ब्रह्मांड पूरा स्थिर है, संतुलित है। बड़ा महत्वपूर्ण यह जानकारी थी, क्रांतिकारी विचार था निकोलस कॉपरनिकस का। इसके बाद साथियों जोन्स केपलर नाम के एक महान विद्वान का जन्म होता है। यह व्यक्ति बताता है कि नहीं भैया, जो बताया था निकोलस कॉपरनिकस ने कि गोल पृथ्वी चक्कर काटती है सूर्य का, यह गोल नहीं बल्कि अंडाकार काटती है। यहां मैं बुद्ध के लिए बना दे रहा हूं, ये यहां होना चाहिए। तो ये इन्होंने बताया नहीं भैया, अंडाकार काटती है, अंडे की तरह, गोला बिल्कुल नहीं, वृत्त की तरह नहीं, अंडाकार चक्कर काटती है। साथ ही साथ जोन्स केपलर ने बताया कि जो ग्रह जितना दूर होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होगा, जो ग्रह जितना दूर होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होगा। यह किसने बताया? जोन्स केपलर ने। इसके बाद हमारे गैलीलियो महाराज आते हैं। इन्होंने तो टेलीस्कोप बना लिया और बढ़िया पृथ्वी पर से बैठ कर सब कुछ देखने लगे और बृहस्पति के गैनीमेड यूरोपा की खोज कर ली, सूर्य में काले धब्बों जिसे सौर कलंक कहा जाता है उसकी खोज करके बता दिया, चंद्रमा पे पहाड़ और क्रेटर और घाटियां हैं ऐसा बताया कि चंद्रमा पे ऊबड़ खाबड़ है। ये गैलीलियो महाराज बता रहे हैं। तो इनकी खोज भी बहुत महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है। इसके बाद न्यूटन महाराज आते हैं और वो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे देते हैं और कहते हैं संसार का प्रत्येक कण एक दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। भारतीय विद्वानों में साथियों भास्कराचार्य नाम के विद्वान हुए। उन्होंने सिद्धांत श्रोमण नाम की एक किताब लिखी जिसमें पहली बार गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था। आर्यभट्ट महोदय आए, उन्होंने पृथ्वी के परिधि के बारे में बताया कि पृथ्वी का जो परिधि है वह 24,835 मील है। आर्यभट्ट ने लगभग आज से सैकड़ों वर्षों बाद बताया इस बात को, लेकिन अब जाके जब सही कैलकुलेशन हुआ पृथ्वी के परिधि का तो 24,000
सॉरी 24,000 नहीं, बल्कि शायद इसको थोड़ा आंकड़ा चेक कीजिएगा, शायद 24,000 नहीं, जहाँ तक है 24,000 ही है। उसके बाद आंकड़ा थोड़ा इसको चेक करिएगा जरूर, क्योंकि मैं भी कहीं कोई नोट्स तो मैं देख के कर बोलता नहीं हूँ, सब मौजवानी ही चलता है, तो इसको थोड़ा चेक करिएगा। आप लोग भी कुछ काम कीजिएगा, ठीक। तो एग्जैक्ट जो आंकड़ा आया वो 24,901 मील का आया, और उन्होंने बताया था 24,835 मील। जहां तक है कि ये आंकड़ा सही है, लेकिन थोड़ा चेक करिएगा, ठीक। ये किसने बताया? तो ये आर्यभट्ट ने बताया। वारामिहिर नाम के एक भारतीय विद्वान हुए, उन्होंने सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में बताया। ब्रह्मगुप्त नाम के विद्वान भारत में हुए, जिन्होंने ब्रह्मगुप्त ने जीरो का एक संख्या के रूप में पहली बार प्रयोग करके दिखाया। तो ये कुछ विद्वान थे साथियों, जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी था। इसलिए मैंने इस छोटे से क्लास को लिया, ताकि अब जब आप लोग ब्रह्मांड को पढ़ें, वो आगे की चीजें सारी पृथ्वी और सारे ग्रहों को पढ़ें, तो सारी चीजें क्लियर रहें, ठीक। तो क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिएगा। वैसे कि यह तो एक छोटा मोटा लेक्चर था, लेकिन फिर भी यह आपकी जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। इसको यदि आप नहीं समझेंगे तो यकीन मानिए कि कुछ आपने ब्रह्मांड से संबंधित दार्शनिकों के बारे में कुछ जाना ही नहीं, ठीक। तो जय सिया राम, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में हमारी मुलाकात होगी। लाइक शेयर करते चलिए यार, अपने भाई बहनों को दिखाते चलिए, क्योंकि यार ये क्लास आपके घर के बच्चे जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको दिखाइए। मेरा पूरा विश्वास है कि वो पढ़ना शुरू कर देंगे। आप मुझे दिखाइए तो सही, आपका नहीं मन लग रहा है, कोई बात नहीं, आप उनको दिखाइए, जरूर पढ़ने में मन लगने लगेगा। दिखाइए तो सही, एक बार उनको बताइए तो सही, ठीक। तो जय सिया राम, बाय बाय।